हाँ जी, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने बोला सर आरटीपी डिस्कशन करना है और मैं आपके लिए आरटीपी डिस्कशन ले आया हूँ। बहुत प्यारे 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 क्वेश्चन इस पे दिए हुए हैं। मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आपने इस आरटीपी को किया तो जैसे इसका जो नाम है रिवीजन टेस्ट पेपर, रिवीजन तो आपका जरूर होगा, बट ये आपके ना जहां जहां जाले जम गए होंगे, जहां धूल लगी होगी, उसको साफ करने का भी काम करेगा, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए, खास करके इसकी केस स्टडी में, कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, कितना बारीकी से पढ़ना पड़ता है, तब जाके सारी चीजें अपने को समझ में आती है। एग्जाम में भी आपको इतनी बारीकी रखनी पड़ेगी तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे इसके अंदर मैं बताता हूं, सेक्शन नंबर 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बात है, उसके साइनिंग के ऊपर ये जो केस स्टडी दी है, बहुत प्यारी केस स्टडी दी। इस पे एक करेक्शन भी है, इंस्टीट्यूट के आंसर में एक एरर भी है मेरे हिसाब से। मैं बताऊंगा कैसे मेरे हिसाब से आपको एरर लग रहा है। वो हो गया साइनिंग के ऊपर, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट दोनों की साइनिंग के ऊपर इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके लेंगे अभी के अभी। इसके अलावा इस पे जो क्वेश्चन पूछे हुए डिपॉजिट के ऊपर, बहुत बारीक बारीक चीजों को पकड़ के, मतलब जहां पे गलती होना लाजमी है कि स्टूडेंट बोलेगा अरे सब तो अच्छा लग रहा है, कर लेते हैं इसको, बट वहां वहां गलती, जैसे सेक्शन नंबर 76 का मैंने आपको बताया डिपॉजिट के ऊपर। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वैसे तो बड़ा टेक्निकल चैप्टर है, लेकिन इतना सरल क्वेश्चन को इनने घुमाया कि आपको लगेगा अरे यार वाह। जिसमें क्वेश्चन ऐसा था कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, बिल ऑफ एक्सचेंज था, उसको इंडोर्स किया, बट इंडोर्स करने के पहले डेथ हो गई व्यक्ति की, डिलीवरी होने के पहले, तो क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको मियर डिलीवरी करके आगे सामने वाले को इंडोर्सी बना सकता है क्या? अब प्रश्न ये आता है कि इंडोर्स करने वाला कोई अलग है और डिलीवरी करने वाला कोई अलग है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कि अगर आपको सामने वाले को इंडोर्स करना है, अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, तो पहले वो इंडोर्स होगा और डिलीवर होगा बाय द सेम पर्सन। बट यहां पे वो जो पर्सन इंडोर्स किया, डिलीवरी के पहले उसकी मौत हो गई, तो सिर्फ डिलीवरी तो करनी है, तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है? देखो कितना सरल क्वेश्चन, लेकिन लाजवाब आंसर। करेंगे, वो भी डिस्कशन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, और जनरल क्लॉजेज एक्ट के ऊपर तो क्या क्वेश्चन भाई साहब, क्या क्वेश्चन जनरल क्लॉजेज एक्ट के ऊपर, मतलब कंपनीज एक्ट का रेफरेंस देते हुए इतना प्यारा क्वेश्चन, इतना प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया कि मजा आ गया। ऑल्दो हमने भी उसको बहुत प्रैक्टिकली समझा है, जो मेरे क्लास में बैठा होगा उसको मैं वही प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आज वाले को आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे जनरल क्लॉजेज एक्ट हो, चाहे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो, इन सब में बहुत प्यारे क्वेश्चन। इवन कॉर्पोरेट लॉ के अंदर भी इन्हें बहुत प्यारे क्वेश्चन दिए, जैसे कि ये केस स्टडी बहुत प्यारी करके दी है। आगे भी डिपॉजिट के ऊपर क्वेश्चन है, डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन है, एनुअल रिटर्न के ऊपर क्वेश्चन है। तो जो पर्पस है ना रिवीजन टेस्ट पेपर बोलना, रिवीजन टेस्ट पेपर मतलब भाई रिवीजन ही करवा रहे हैं, पूरे अलग अलग दिशाओं के बारीकी पकड़ाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। तो कृपा करें इसको लास्ट तक देखें, बिल्कुल लास्ट तक, मजा आ जाएगा आपको। ये रिवीजन टेस्ट पेपर का रिवीजन आपका हो जाएगा बहुत अच्छे से, और प्रोविजन की भी क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाएगी। दिमाग भी खुल जाएगा आपका कि अच्छा भाई ये अप्रोच रखनी पड़ेगी, इतना ओपन होके एग्जाम में चलना पड़ेगा, तो अपने को अच्छे से बनेगा। तो मजेदार है, फ्रूटफुल रहेगा सेशन, ये मेरा वादा है। एक दूसरा, इंटायर कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट 1 का रिवीजन ऑलरेडी डल चुका है, वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिए, नहीं देखे हो तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, ये सब कंटेंट लाते रहूंगा। इसके अलावा मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, यानी कि नवंबर 23 के लिए। मजा आ जाएगा, मतलब आप ऐसा है पढ़ो चाहे कहीं से, पास तो आप एसीटी से ही होगे, इस बात की गारंटी है। तो बस इस चैनल को फटाफट फटाफट सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। लगातार एग्जाम के एंड तक, आप समझ लो एग्जाम हॉल तक छोड़ के आऊंगा आपको, वन डे बिफोर एज यूजुअल हमारा आएगा ही आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे बढ़ते हैं। आपका आरटीपी मेरे सामने खुला हुआ है नवंबर 23 के लिए, ध्यान से सुनिएगा। केस स्टडी इसमें सबसे पहले दिया, जिसके बेसिस में हम एमसीक्यू बनाएंगे। देखो बढ़िया केस स्टडी है, मजा आएगा आपको। यहां पे देखो दिया हुआ है कि भारत संस्कार लिमिटेड एक कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस हरिद्वार में है, एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, रजिस्टर्ड हुई है इतने इतने कैपिटल से, और ये सारे सामान बनाती है, यानी कि डिवोशनल आइटम्स, वर्शिप मटेरियल, फ्रेगनेंस, डेकोरेटिव गुड्स, ऐसा। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर कौन कौन है, तो बोले देखो एक सागर नाम का एक व्यक्ति है जो इस कंपनी का क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। उसके बाद बोला है
हरी, रही, संसार एंड नाभ ये डायरेक्टर है कंपनी के, ठीक है। तो जो डायरेक्टर है उनको मैं थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट करता हूं क्योंकि इस पे ही काफी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ये हरी जो है, रही जो है, राही बोल लो उसको, नाभ, ये सारे कंपनी के क्या है, डायरेक्टर्स। अब इसके बाद और जो डिटेल दे रहा है उसके लिए और एक कलर यूज कर लेते हैं कि राजू जो है इन कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है। और एक व्यक्ति और है जो है कौन, सोनू, इनके लिए भी अलग मैंने हाइलाइटर यूज किया। ये कंपनी के क्या है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। और एक मोती करके हैं जो कंपनी के असिस्टेंट अकाउंटेंट है, ठीक है सर। कंपनी ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया 22-23 के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको अप्रूव किया, साइन किया गया कंसर्न अथॉरिटी के द्वारा और फिर सबमिट कर दिया गया 10 मई 2013 को फॉर देयर रिपोर्ट। कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ का है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये बातें हैं। फिर मैं नीचे आऊं तो बोले बोर्ड मीटिंग 25 तारीख को बुलाई गई, एनुअल जनरल मीटिंग की डेट फिक्स की गई 20 अगस्त 2023 को, और एनुअल जनरल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद ऑल एग्नेचर वर ड्यूली रिसीव्ड एंड अडॉप्टेड बाय द मेंबर्स प्रेजेंट। लेकिन कंपनी ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं किया। अब मैं बताना चाहूंगा पूरे क्वेश्चन में ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ है ना जहां पे साइनिंग की बात है, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजें फालतू है इसमें। ये जानबूझ के आपको गुमराह करने के लिए, आपको अच्छा ये भी डिटेल है भाई ध्यान से पढ़ लेता हूं ताकि आपका मेन फैक्ट से ध्यान हट जाए, थोड़ा आप कंफ्यूज हो उसके लिए। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको दिखेगा अरे भाई ये सेकंड पैराग्राफ का वो जो साइनिंग वाली बात पढ़ लिया रहता है ना, तो वहीं से मेरा काम बन जाता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फिर बताया कि अप्रैल 23 में बुक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हाँ, ये थोड़ी काम की चीज है, बराबर है क्या। 31 मार्च 2018 तक के जो भी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के बुक्स थे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसके बेसिस में आपको फॉलोइंग आंसर करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पे मैंने आपको बताया है, मैं बार बार इस चीज को लिखूंगा ताकि आपको आंसर करने में आसानी हो। यहाँ पे सागर जो है, सागर जो है ये कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, बराबर है। उसके बाद बोला है सागर के अलावा जितने भी लोग हैं, हरि हो गया, राही हो गया, संसार हो गया और नाभ हो गया। कौन कौन हो गया बोले भाई, हरि, राही, संसार और एक नाभ करके। इसके अलावा आपको बताया कि भाई राजू करके है वो कंपनी का सीएस है, राजू जो है कंपनी का सीएस है, और सोनू जो है वो कंपनी का सीएफओ है, बराबर है। ये मैं बार बार हर जगह लिखूंगा ताकि आपको आसानी हो। एक असिस्टेंट अकाउंटेंट भी था, उसका कोई काम धाम नहीं है। अब बोल रहा है कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बराबर है, साइंड बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, यानी कि पहले बोर्ड साइन करेंगे फिर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी साइन करेंगे, उसके बाद ऑडिटर को जाएगा फॉर देयर रिपोर्ट। अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भारत संस्कार लिमिटेड का कौन साइन करेगा। तो मैं एक बार आपके सामने सेक्शन नंबर 137 का चार्ट खोलना चाहूंगा, जस्ट अ मोमेंट। ये मैं अपनी चार्ट बुक को ओपन किया हुआ हूं, जस्ट अ मोमेंट गाइस। हाँ जी, 134 की बात करते हैं। 134 जो बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, बोर्ड रिपोर्ट की, एक्सेट्रा। अब इसी 134 के सबसेक्शन नंबर 1 पे देखो ये लिखा हुआ है साइनिंग अथॉरिटी किसकी है। ये मेरी चार्ट बुक है, हम रेगुलर स्टूडेंट को ये चार्ट बुक देते हैं जिससे सारी चीजें बहुत एकदम इजी हो जाती है। तो बोल रहा है देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी, सबसे पहले कौन साइन करेगा, बोर्ड साइन करेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है उसके बाद कौन साइन करेगा, बोले चेयरपर्सन, अगर चेयरपर्सन को बोर्ड ने ऑथराइज किया है तो। हमारी केस स्टडी में कहीं पे भी चेयरपर्सन को ऑथराइजेशन की बात नहीं है, ना हमारे क्वेश्चन में। और स्लैश करके बीच में लिखा है देखो, दो डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होना चाहिए अगर कंपनी में एमडी है तो याद करिए हमारी कंपनी में एमडी कौन है, सागर है। तो सागर, तो बोर्ड तो पहले साइन करेंगे तो नंबर 1 है, नंबर 2 में कौन साइन कर लेगा, सागर। फिर बोल रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो हमारा इस केस स्टडी में सीईओ नहीं है, और बीच में क्या लिखा है, एंड, तो हमारे एंड में ये तो है नहीं। सीएफओ के अंदर हमारे पास कौन है, सोनू है। एंड के अंदर कंपनी सेक्रेटरी के अंदर अपने पास कौन है, राजू है, ठीक है। अब भैया देखो पहले तो बोर्ड साइन करेंगे, चेयरपर्सन है नहीं तो दो डायरेक्टर में एक एमडी है तो एमडी साइन करेगा, तो यानी कि सागर तो करेगा ही करेगा क्योंकि वो एमडी है। उसके अलावा कोई एक डायरेक्टर हो जाएगा। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नहीं, सीएफओ अपने पास है तो सोनू साइन कर लेगा। कंपनी सेक्रेटरी हमारे पास कौन है, राजू है, तो राजू साइन कर लेगा। और उसके बाद आप ऑडिटर को दे दोगे। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन में वापस आता हूं, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, इस क्वेश्चन में मैं वापस आता हूं।
तो यहां पे देखो अपने को लिखा है कि भाई ये 4 अपने को नाम दिए हैं, एक दिया है सागर, तो सागर तो साइन करेगा ही, राजू भी साइन करेगा क्योंकि वो सीएस है, और एक बोल रहा है सोनू साइन करेगा जो सीएफओ है। नहीं, यहाँ पे एक जन कम हो गया, एक डायरेक्टर भी तो चाहिए, 2 डायरेक्टर चाहिए जिसमें एक एमडी होना चाहिए, तो एमडी है हमारे पास, फिर कंपनी सेक्रेटरी भी और सीएफओ भी है, लेकिन एक डायरेक्टर रह गया इसमें, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं जाएगा। अब बी वाला ऑप्शन देखना, बोल रहे कौन साइन करेगा, संसार साइन करेगा, हरि साइन करेगा। अब संसार और हरि साइन कर दिए, इस पे कौन नहीं है, सागर नहीं है, क्योंकि सागर एमडी है, तो ये भी गया। तीसरा वाला देखेंगे, बोल रहा है सागर साइन करेगा, संसार साइन करेगा, राजू साइन करेगा और मोती साइन करेगा। अब बात यह कि भाई सागर तो साइन करेगा क्योंकि वो एमडी है, चलो संसार भी साइन कर लिया क्योंकि 2 डायरेक्टर चाहिए, एक एमडी हो जाएगा, एक दूसरा हो जाएगा। राजू साइन किया जो कंपनी का सीएस है, लेकिन यहाँ पे कंपनी में सीएफओ भी है सोनू, तो सोनू क्यों नहीं साइन कर रहा है, क्योंकि हर जगह एंड लिखा है, तो भैया सोनू है तो साइन करेगा। उसकी जगह तुम मोती को साइन करा रहे हो जो असिस्टेंट है, तो ये भी गया। अब आता है अपने पास डी वाला ऑप्शन, तो डी वाले ऑप्शन में देखो क्या बोला कि भाई सागर साइन करेगा जो कंपनी का कौन है, एमडी है। ठीक है सर, एमडी तो साइन कर लिया। फिर बात कर रहा है संसार की, तो संसार क्या है, वन ऑफ द डायरेक्टर है, तो ये डायरेक्टर, तो 2 डायरेक्टर हो गए जिसमें से एक एमडी हो गया। अब बोल रहा है सीएस है तो सीएस भी साइन करेगा, तो राजू हो गया सीएस और सोनू कौन हो गया, सीएफओ। तो डी विल बी द राइट आंसर। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया, जानबूझ के ना संसार सागर में आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट करने की कोशिश किया। तो डी विल बी द राइट आंसर। चलिए सर जीवन में और आगे बढ़ते हैं फटाफट, जस्ट अ मोमेंट। अब मैं अपने पास लेके आ रहा हूं दूसरा क्वेश्चन, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी लॉ द बोर्ड रिपोर्ट विथ एनेक्सर कौन साइन करेगा। अब मैं बताना चाहता हूं, जो मैं आपको चार्ट नोट दिखाया था 134 का, 134 के 1 पे दिया हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कौन साइन करेगा, और 134 के ही सबसेक्शन 6 पे दिया हुआ है कि बोर्ड रिपोर्ट को कौन साइन करेगा, बराबर है। तो बोले बोर्ड रिपोर्ट को चेयरपर्सन साइन करेगा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ऑथराइज्ड है, तो अगर नहीं ऑथराइज्ड है तो 2 डायरेक्टर जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, तो एक एमडी हमारे पास सागर तो है ही है, और अगर ओपीसी है तो बाय द डायरेक्टर, अगर डायरेक्टर एक ही है तो बराबर है। चलिए आओ देखते हैं फटाफट। तो बोले सागर बस साइन करेगा क्या, नहीं भैया सागर तो एमडी है, एक डायरेक्टर और लगेगा। बोले क्या सागर और हरि को साइन करवा दे, मतलब बिल्कुल ये तो हो ही सकता है। सागर और राजू कंपनी सेक्रेटरी, बोले नहीं जब एमडी है, मतलब 2 डायरेक्टर बोला ना, तो एक एमडी सागर हो गया, दूसरा डायरेक्टर हरि हो गया। सागर और सोनू यानी कि एक एमडी और सीएफओ, नहीं भैया हमको 2 डायरेक्टर चाहिए जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, तो एक यहाँ पे हो गया सागर, वो भी डायरेक्टर है और एमडी भी है, और साथ में हरि हो गया। तो बी विल बी द राइट आंसर, ये वाला अपना रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बोल रहा है कि मान लो ये जो सिनारियो चल रहा है, कंपनी फेल होती है टू फाइल कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब रजिस्ट्रार को नहीं देती, तो कौन लायबल रहने वाला है, अरे वही जो सिग्नेटरी अथॉरिटी है। तो आओ देखो कौन लायबल रहेगा, कंपनी रहेगी, सागर रहेगा, राजू रहेगा, क्योंकि सागर एमडी है, साथ में राजू उसका कंपनी सेक्रेटरी है, बराबर। आओ आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से द एक्ट ऑफ द कंपनी इन डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट टुगेदर विद रेलिवेंट वाउचर्स वाज नॉट करेक्ट बिकॉज, क्यों, उनने क्या कर दिया था, सारा का सारा डिस्ट्रॉय कर दिया था, पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। आपको अगर पता हो कंपनीज एक्ट 2013 अपने को क्या बोलता है कि जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपको उनको 8 साल तक प्रिजर्व करके रखना है। ये देखो सेक्शन नंबर 128 का सबसेक्शन नंबर 5 कहता है मिनिमम 8 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का पूरा आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, और आप उसको तो भैया बहुत जल्दी खत्म कर दिए थे। ये देखो आपने उसको 31 मार्च 2018 तक के जो भी थे आपने 1 अप्रैल 23 को ही क्या कर दिए, पूरे के पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट को डिस्ट्रॉय कर दिए। अरे भैया कम से कम 8 साल मेंटेन करना होता है, तो वो करेक्ट नहीं है यहाँ पे। क्यों करेक्ट नहीं है, बिकॉज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा रिलेटिंग टू अ पीरियड नॉट लेस देन 8 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन गुड ऑर्डर। इसका आंसर बी है। अब ये वाला ना आप कंसेप्ट पढ़े रहोगे तो ही आपको पता चलेगा। एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर एक रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन है जो बोलता है कि भाई ये रूल को इसलिए लाया गया था, जो अंडर प्रिविलेज लोग थे, जो थोड़े से लोअर कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, उनके साथ जस्टिस नहीं होता था, फेयर नहीं होता था, तो एक रूल लाया गया था। अगर आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ा है तो आपको याद आएगा, इसका रूल का नाम है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है आप पढ़ लो, फिर मैं हिंट दूंगा, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि किसका है। विन लिमिटेड इसने
15% का शेयर खरीदा ओम लिमिटेड में 2018 पे, ठीक है। अब बोल रहा है इन द ईयर 2022 इट फॉर्म्ड अ ट्रस्ट। विन लिमिटेड जो 15% ओम लिमिटेड में लिया वही 2020 में एक ट्रस्ट बनाता है अपने एम्प्लॉय के लिए और डोनेट कर देता है 15% शेयर। 15% शेयर कर देता है ओम लिमिटेड में जो अपना रखा हुआ था वो ट्रस्ट में डोनेट कर देता है और साथ में 10 लाख रुपए भी डोनेट करता है। और विन लिमिटेड खुद उस ट्रस्ट का ट्रस्टी बन जाता है, यानी कि ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के अंदर अपना जो 20% का 15% का शेयर था डोनेट किया, साथ में 10 लाख रुपए भी डोनेट किया और उसी ट्रस्ट का विन लिमिटेड खुद ट्रस्टी बन गया। यानी कि उस ट्रस्ट के अंदर जो भी 20% का शेयर था वो ट्रस्टी का बन गया, खुद ही वो मैनेज करेगा। अब बोल रहा है फरवरी 2023 में ओम लिमिटेड जिसका 15% किसने लिया था, विन लिमिटेड ने, ओम लिमिटेड 55% स्टेक ले लेता है विन लिमिटेड में थ्रू एन इन हाउस डील। यानी कि जो विन लिमिटेड है वो क्या बन गया, सब्सिडरी बन गया। अब बात आ रही है कि क्या सब्सिडरी होल्ड शेयर कर सकती है अपने होल्डिंग में, क्या ऐसा हो सकता है? द आंसर इज यस। आपको याद आ रहा होगा सेक्शन नंबर 19। सेक्शन 19 बोलता है सब्सिडरी नॉट टू होल्ड शेयर इन इट्स होल्डिंग कंपनी, लेकिन उसके दो प्रोविजो है। पहला प्रोविजो बोलता है एलआर की कैपेसिटी में, ट्रस्टी की कैपेसिटी में, और सब्सिडरी बनने के पहले जो आपने शेयर लिया था वो आप कर सकते हो, प्रायर टू सब्सिडरी वो आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन वोटिंग राइट आपको प्रोविजो 2 बोलता है इस पे ही मिलेगा, इस पे नहीं मिलने वाला। तो ठीक है भैया, हम तो ट्रस्टी की कैपेसिटी में यूज कर रहे हैं, हम तो सब्सिडरी बनने के पहले शेयर होल्ड किए, बाद में थोड़ी किए, हम सब्सिडरी बनने के पहले किए हैं। जस्ट अ मोमेंट। तो इसका आंसर आएगा कि यस, विन लिमिटेड कैन डू सो एज इट इज होल्डिंग शेयर इन ओम लिमिटेड प्रायर टू बिकमिंग अ सब्सिडरी ऑफ इट। बिल्कुल करेक्ट बात है सर, 6 वाला का भी क्लियर हो गया। अब देखो यहां पे डेट ऑफ मैच्योरिटी की बात कर रहा है। पहली बात तो आपको यह समझ में आना चाहिए आफ्टर साइट का मतलब क्या है। तो आफ्टर साइट का मतलब होता है आफ्टर एक्सेप्टेंस, बरोबर है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था यानी कि बिल था, आफ्टर साइट था, उसको प्रेजेंट किया गया साइट के लिए यानी कि साइन के लिए 4 में 2013 को, बराबर है। अब बोल रहा है डेट ऑफ मैच्योरिटी 100 डेज। 100 डेज यानी कि कहां से, एक्सेप्टेंस से, 100 डेज से। 4 मई को उसको एक्सेप्टेंस के लिए पेश किया गया, वहां से अगर आप 100 दिन गिनोगे, अब मई निकाल दो, जून निकाल दो, जुलाई निकाल दो, अगस्त निकाल दो, तो अगस्त का आप 100 डेज कैलकुलेट करोगे तो अगस्त का आएगा आपका 12 अगस्त। 12 अगस्त में आपको 3 दिन का ग्रेस मिलता है तो आएगा 15 अगस्त। अब 15 अगस्त हमारा क्या है, नेशनल हॉलीडे। तो जब नेशनल हॉलीडे है तो एक दिन पहले उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी मानी जाती है, तो कितना आएगा, 14 अगस्त, बराबर है क्या? तो 7th वाले का आंसर रहेगा बी। और अगर सडन पब्लिक हॉलीडे होता है तो नेक्स्ट मानते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे एक बात है, ये सेक्शन 2 क्लॉज 52 लिस्टेड कंपनी का जो डेफिनेशन है उसके ऊपर है। बोल रहा है न्यू एज प्राइवेट लिमिटेड है, उनने 9% का नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर 10 लाख रुपए के आसपास जो है वो इशू किया है, बराबर। डायरेक्टर का कहना है कि भाई इनको आप क्या कर दो, लिस्ट कर दो। आफ्टर ड्यू फॉर्मेलिटीज ये प्राइवेटली प्लेस्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो 10 लाख के थे इनको लिस्ट कर दिया गया। अब आपको बताना है कि कंपनी लिस्टेड कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। तो आपको पता होगा सेक्शन 2 क्लॉज 52 के अंदर लिस्टेड कंपनी की जो डेफिनेशन दी है वो यही बोलती है कि भैया आपके जो भी सिक्योरिटी लिस्टेड है, आपकी कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी लिस्टेड है तो आप लिस्टेड कहलाते हो। लेकिन प्रोविजो के अंदर, रूल्स के अंदर उनने कुछ कंपनी को बाहर रखा है, जिसमें ऐसी कंपनी जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड है लेकिन उसका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर प्राइवेट प्लेस किया था जिसको, उसको लिस्ट किया हुआ है। यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का प्राइवेट प्लेसमेंट किया था सेक्शन 42 के हिसाब से और उसको लिस्ट करवाए हुए। यानी कि आपने लिस्टिंग कराई है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर की, प्राइवेटली जिसको आपने प्लेस किया था आपने उसकी लिस्टिंग कराई है, तो बोले फिर आप लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से बाहर हो। वैसे तो बोला सारी लिस्टेड है, लेकिन अगर ऐसा है तो आप वैसे तो लिस्टेड है आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, बट प्राइवेटली प्लेस्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का अगर आप लिस्टिंग कराए हो तो आप लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से बाहर जाओगे। तो सीधी सी बात है, आपको यहां पे लिस्टेड कंसिडर नहीं किया जाएगा। 8th का आंसर आएगा बी। अब इसको समझ के लेना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और इसका मैं आंसर भी आपको जल्द बताऊंगा। इसका आंसर बताता हूं, चलो पहले पढ़ा देता हूं। कंपनी इंटर इनटू अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग कैपिटल। मिस्टर शाह इज कंसर्न्ड ऑफिसर डेजिग्नेटेड फॉर प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर टू रिकॉर्ड्स देयर रिजर्वेशन।
ठीक है सर, समझ में आया। एंड रीच टू अ सेटलमेंट अंडर सेक्शन 66, ठीक है, रिड्यूस कर रहे थे, सेक्शन 66 के अंदर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल है। मिस्टर शाह जब प्रिपेयर कर रहे थे ना क्रेडिटर की लिस्ट, क्योंकि जब आप रिडक्शन कर रहे हो पेड अप शेयर कैपिटल का, तो सबसे पहले दुख पाने वाला व्यक्ति क्रेडिटर होता है कि भाई हमारा पैसा तुमने दिया नहीं है और तुम शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो, भाई हम इतना ही पैसा है तो हमको दे दो। तो यहां पे उन्होंने डेलिबरेटली क्या किया, एक क्रेडिटर जिसने ऑब्जेक्शन उठाया था उसका लिस्ट से नाम हटा दिया। अब लिस्ट से जब तुमने डेलिबरेटली नाम हटाया तो तुम दो एक्ट के अंदर, दो कानूनों के अंदर इसमें धाराएं हैं। सेक्शन 447 एक तो फ्रॉड का, और इसके अलावा एक है सेक्शन नंबर 407 रीड विथ 415 आईपीसी। दोनों जगह, दोनों जगह आपके ऊपर केस बनता है, बराबर है क्या? बट इस पे होता क्या है, इस पे एक रूल लगता है। रूल अपने को बोलता है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है ना, उसको सेम ऑफेंस के लिए 2 बार सजा मिलनी नहीं चाहिए। सेक्शन नंबर 26 है, सेक्शन नंबर 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, जो बोलता है कि भैया सेम ऑफेंस के लिए वो 2 जगह प्रोसिक्यूट नहीं होगा, वो प्रोसिक्यूट होगा एक ही जगह और एक ही एक्ट के अंदर उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये सेक्शन नंबर 26 है जनरल क्लॉजेस एक्ट, बराबर है। तो भाई अब आपको बोल रहा है कि एक 447 है कंपनीज एक्ट का और एक है 417 और 415 आईपीसी का, बोले किधर इसको प्रोसिक्यूट करे और किधर पनिश करे? तो भाई साहब दोनों में से किसी एक ही जगह ये प्रोसिक्यूट होगा। प्रोसिक्यूट यानी कि या तो 447 में जितने इसके ऊपर इल्जाम के बेसिस में कंपनसेशन और पेनाल्टी लग सकती वो, और पनिशमेंट भी वही होगा। तो दोनों में से किसी एक में, ऐसा नहीं कि आपने उसको प्रोसिक्यूट किया कंपनीज एक्ट के 447 में और इसको पनिशमेंट दे रहे हो 417 और 415 के अंदर, दोनों में से किसी एक में होगा। ठीक है सर, समझ में आते नीचे? तो देखो लिखा है पहला, शाह शैल बी लायबल टू प्रोसिक्यूटेड अंडर बोथ द कंपनीज एक्ट, पहले ही बाहर। शैल बी लायबल टू प्रोसिक्यूटेड, फिर बोथ लिखा है, फिर बाहर। शैल बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश अंडर ईदर ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और दिस। तो इसका आंसर जो रहेगा भाई साहब, ये रहेगा सी, बराबर। किसी एक में प्रोसिक्यूट होगा और किसी एक में ही क्या होगा, पनिश। तो देखो लिखा है लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश अंडर ईदर, यानी या तो कंपनीज एक्ट या तो इंडियन पेनल कोड। अब ये सबसे इजी है, देखो विचार विमर्श लिमिटेड एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई 20 तारीख को, अडॉप्ट करना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च तक। कोरम की वजह से मीटिंग को एडजर्न कर दिया गया, वो 27 सितंबर को ही। लास्ट डेट क्या होनी चाहिए एनुअल रिटर्न फाइल करने की? तो भाई आपको पता है एनुअल रिटर्न, बोले जब से आपकी एजीएम हुई है वहां से 60 दिन के अंदर आपको एनुअल रिटर्न देना होता है आरओसी को। तो बोल रहा है 60 दिन कहां से गिनेंगे? तो सीधी सी बात है, एनुअल जनरल मीटिंग हुई कब है? 27 सितंबर से, तो 27 सितंबर से 60 डेज गिनेंगे और आरओसी को अपन क्या दे देंगे, एनुअल रिटर्न। ठीक है सर, समझ में? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा आराम से इसको समझ के लीजिएगा। पेड अप शेयर कैपिटल है गोल्डन शूज लिमिटेड का 25 लाख रुपए का, डिवाइड है 2.5 लाख इक्विटी शेयर में, 10 रुपए का एक है। कुछ शेयर होल्डर जो 2500 इक्विटी शेयर रखे हुए हैं, लंदन के रेसिडेंट है, फॉर होम अ फॉरेन रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर इज ओपन, यानी कि सेक्शन 88 आपका आ गया, फॉरेन रजिस्टर की बात आ गई, तो ओपन किया गया 1 नवंबर 2022 को। आपको एडवाइस करना है गोल्डन शूज लिमिटेड को कि कितने समय में फॉरेन रजिस्टर ओपन करके अपने को आरओसी को इसकी जानकारी देनी होती है। तो मैं बताना चाहता हूं सेक्शन नंबर 88 3 सिचुएशन को कवर करता है फॉरेन रजिस्टर के बेसिस पे। एक अपना आता है ओपनिंग, एक अपना आता है चेंज, और एक अपना आता है डिसकंटिन्यू। यानी कि आपने फॉरेन रजिस्टर खोला, वहां से 30 दिन में बताना होता है आरओसी को। आपने फॉरेन रजिस्टर जहां पे खोला था उस एड्रेस को आप चेंज करके कहीं और कर रहे हो, यानी कि आपने बंद नहीं किया, बस जगह चेंज की, चेंज ऑफ सिचुएशन, जैसे ही चेंज हुआ वहां से 30 दिन। या मान लो आपने फॉरेन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इसमें 2 चीज होती है, एक तो 30 डेज के अंदर आपको आरओसी को भी बताना रहता है, दूसरा जब फॉरेन रजिस्टर आपने डिसकंटिन्यू किया तो जितनी भी एंट्री उनके अंदर हुई थी वो सारी एंट्री ट्रांसफर होती है पीआर पे, पीआर यानी कि प्रिंसिपल रजिस्टर पे, वो आपको ट्रांसफर करनी होती है। तो तीनों ही सिचुएशन में 30 डेज के अंदर आपको आरओसी को बताना रहता है सेक्शन 88 के हिसाब से। तो सेक्शन नंबर 88 सबसेक्शन नंबर 4 पे सारी बातें लिखी हुई है कि भाई 30 डेज के अंदर आपको बताना है। तो आपको एडवाइस ये करना है कि हाँ भैया 30 डेज के अंदर आपको अपना तामझाम खत्म करना है। ठीक है सर। अब अपने पास देखो ये है सात्विक प्राइवेट लिमिटेड। सात्विक प्राइवेट लिमिटेड 25 अप्रैल 2020 को फॉर्म हुई है। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन
उसके आर्टिकल पे ये बात लिखी हुई थी कि कंपनी कभी भी एडवांस सब्सक्रिप्शन या कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, परमिटेड नहीं है। बराबर है। अगस्त 23 में उनको जरूरत महसूस हुई कि भाई अब अपने आर्टिकल को हम अमेंड कर देते हैं ताकि हम कॉल्स इन एडवांस को भी ले सकें। ठीक है सर, समझा। अब बोल रहा है डिसाइड करिए वेदर प्रोविजन इंसर्टेड इन द आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, क्या उनको वॉइड बोला जाएगा क्या? क्यों वॉइड बोला जाएगा? तब वॉइड बोला जाएगा जब आर्टिकल के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन हो जो एक्ट के साथ क्या है, रेपग्नेंट है। एक्ट के साथ क्या है, रेपग्नेंट, यानी कि लड़ाई करता है। क्या एक्ट के अंदर कहीं ऐसी बात लिखी हुई है कि कंपनी कॉल्स इन एडवांस नहीं ले सकती है? तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन नंबर 50। सेक्शन 50 बोलता है कि कंपनी चाहे तो कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकती है अगर उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी है तो। यानी कि अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में परमिशन दी हुई है कि आप कॉल्स इन एडवांस ले सकते हो, तो आप कॉल्स इन एडवांस ले सकते हो। लेकिन आर्टिकल में अगर परमिशन नहीं है तो आप कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सेम चीज इनके में हुई कि भैया इनके आर्टिकल में तो प्रोहिबिशन दिया था कि भाई तुम नहीं कर सकते, अब उनको 23 अगस्त को जरूरत लग रही है कि कर सकते हो, तो बोल रहा है क्या वॉइड कहलाएगा क्या? अरे तो वॉइड कैसे कहलाएगा? वॉइड कहलाता तब है जब सेक्शन 6 बोलता है, 6 के अंदर शुरुआत है, सेक्शन 6 बोलता है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। यानी कि जहां जहां एक्ट ने छूट दे के रखी हुई है, एक्सप्रेसली कहीं एक्सेप्शन बना के रखा है, वहां वहां को छोड़ दो। उसके अलावा जहां जहां पे भी तुम्हारे आर्टिकल या मेमोरेंडम के कोई प्रोविजन जो एक्ट को ओवरराइड करते वो वॉइड होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं सेक्शन 50 के अंदर ही एक्ट ने खुद बोल दिया कि भाई अपने आर्टिकल में परमिशन डाल लो और वहां पे लिख दो कि भैया तुम एडवांस लोगे तो ले सकते हो। यानी कि एक्ट ने खुद ही क्या बोल दिया कि तुम सेक्शन 50 का इस्तेमाल करके अपने आर्टिकल को सुपीरियर कर सकते हो। तो ठीक है, हमने लिख दिया अपने एक्ट में कि हम कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट करेंगे, तो हो गया भाई, फिर तुम बड़े हो गए। यानी कि जो पावर देनी थी वो एक्ट ने किसको दे दी? सेक्शन 50 को। खुद ही ऑथराइज किया ना, तो इसको सेव कर लो। अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया, इसको सेव कर लो। अब बोल रहे हैं क्या इसको आप वॉइड बोलोगे क्या? क्या प्रोविजन जो आप इंसर्ट कर रहे हो आर्टिकल्स में एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, क्या आप इसको वॉइड बोलोगे? क्योंकि यहां पे आपने मना किया था। तो भाई मना किया था, क्या एक्ट ने कहीं बोला कि नहीं भैया तुम कॉल्स इन एडवांस ले सकते हो और आप मना कर रहे हो तो ये वॉइड होगा? एक्ट ने क्या बोला, तुम तुम्हारे आर्टिकल में लिख दो, डिसाइड कर लो कि भाई आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते। यानी कि एक्ट ने बोला तुमने जो आर्टिकल में लिख दिया वो बड़ा कहलाएगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो सेक्शन 50 तो खुद ही बोल रहा है लेना है नहीं लेना है तुम आर्टिकल में खुद लिख लो। तो हमने मना कर दिया था कि हम नहीं लेंगे करके, आज जरूरत लग रही अमेंड करके बोलेंगे लेंगे, क्योंकि सेक्शन 50 खुद ही बोल रहा है तुम तुम्हारा डिसाइड करो। और तुम तुम्हारा डिसाइड करने जब एक्ट खुद ही बोल रहा है तो सेक्शन 6 के अंदर वो किधर आ गया? सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। यानी कि उनको उनको छोड़ दो जहां पे एक्ट खुद ही तुमको सुपीरियर ठहरा रहा है, उसके अलावा बाकी जगह में अगर तुम एक्ट के अगेंस्ट जाओगे तो वो वॉइड कहलाता है। तो यहां पे ये वॉइड कहलाएगा ही नहीं, ये वैलिड कहलाएगा, क्योंकि एक्ट ने तुमको परमिशन दी थी। अब तुम चेंज करके उसमें अल्टर करके बोल रहे हो कि हम लेना चाहते हैं, पहले मना कर रहे थे। तो एक्ट ने तो बोला जो करना तुम्हारे आर्टिकल में लिख लो। तो क्या ये वॉइड कहलाने वाला है? जो फॉर्मेशन के वक्त आपने जो प्रोविजन इंसर्ट किया था कि कॉल्स इन एडवांस नहीं होगा, क्या ये वॉइड कहलाएगा? द आंसर इज नो, ये वैलिड रहेगा, क्योंकि एक्ट ने सेक्शन 50 के अंदर आर्टिकल को सुपीरियर ठहराया। तो जहां जहां एक्ट आर्टिकल को सुपीरियर ठहरा रहा है वो सेव एज अदरवाइज के अंदर सेव हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप कुछ करते हो तो वो वॉइड कहलाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर है? जैसे मान लो आप अपने आर्टिकल में लिख दिए कि भाई हमारी कंपनी ना 15 दिन का ही क्लियर नोटिस देगी। वैसे कितना लगता है? 21 दिन का क्लियर दिन का नोटिस लगता है। आपने अपने आर्टिकल में लिख दिया, तो भैया तुम तो ये अगेंस्ट में जा रहे हो। मान लो अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड करके कंपनी है, ये बोल दी हम तो 15 दिन का क्लियर नोटिस देंगे, जबकि एक्ट के सेक्शन नंबर 101 के अंदर लिखा हुआ है कि 21 डेज का क्लियर डेज का नोटिस होगा। अब आपका आर्टिकल रेपग्नेंट है, ये वॉइड कहलाएगा, ये वाला प्रोविजन वॉइड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक्ट कहीं पे भी ऐसा छूट नहीं दिया जो सेव एज के अंदर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, अब ध्यान से समझना, यहां पे लिखा देखो, द डिविडेंड अमाउंट्स रिसीव्ड और रिसीवेबल ऑन इक्विटी शेयर हेल्ड बाय मिस्टर वैभव फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 वाज एज फॉलोज। इसको एक सुवास लिमिटेड से इसको डिविडेंड मिला वैभव को 25/8/2022 को डिक्लेयर हुआ। कितने अमाउंट का? 800 का। लेकिन उसको पे कब हुआ?
23 सितंबर अक्टूबर 23 अक्टूबर को पे हुआ। अब पता है आपको डिविडेंड डिक्लेयर होने से 30 दिन में पे हो जाना चाहिए, तो 25 जुलाई अगस्त, हाँ जून जुलाई अगस्त, हाँ 25 अगस्त को आपको क्या हुआ, पे हुआ। यहां से 30 डेज कर लोगे तो मोटा मोटा आएगा 24 सितंबर तक पे हो जाना चाहिए था, वहां पे नहीं हुआ। तो उसके बाद ये बोलता है सेक्शन नंबर 127 कि अगर मान लो 30 डेज के अंदर आप डिविडेंड पे नहीं करते हो तो आफ्टर 30 डेज जितने दिन भी आप डिले करोगे 18% का सिंपल इंटरेस्ट लगता है कंपनी के ऊपर। तो जितना डिले इसको हुआ है उतने का इसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो आओ इसका डिले कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो भाई देखो 24 सितंबर तक इसको पेमेंट हो जाना चाहिए था, बराबर है। 24 सितंबर के बाद मैं जाता हूं 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 दिन के तो सितंबर के बच गए, ये 6 दिन हो गया। अब उसको अक्टूबर में पेमेंट हुआ 23 तारीख को, तो 23 तारीख प्लस 5 दिन ये, तो कितना हो गया 5 दिन ये, मेरे ख्याल से मोटा मोटा 29 दिन आ रहे हैं, 29 डेज आ रहे हैं। 29 डेज के हिसाब से आपको पेमेंट होना था कितना, 800 रुपए का। अब 800 रुपए का 18% का सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन कितने दिन का, 29 डेज का। मेरे ख्याल से यहाँ पे 365 दिन आप करोगे और जो भी अमाउंट इसका इंटरेस्ट का आएगा वो आपको देना पड़ेगा। अभी हम देख लेंगे कि उसका क्या अमाउंट बनता है। फिर देखो एक लिखा है बंदोल निधि लिमिटेड, ये 4 सितंबर को इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया 100 रुपए का, लेकिन डिविडेंड पे ही नहीं किया, 30 डेज के अंदर डिविडेंड पे ही नहीं किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं सेक्शन नंबर 127 के अंदर अगर आप डिविडेंड पे नहीं करते और अगर आप निधि कंपनी हो तो आपको छूट है। मतलब आपको ये बस बता देना है कि भाई बोर्ड, अब कंपनी के नोटिस बोर्ड में कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया, लोकल न्यूज़पेपर में अगर आपने इसका पब्लिकेशन कर दिया, ये सफिशिएंट कंप्लायंस है, बराबर है। ये 30 डेज की बात जो है वो नहीं लगती है। आइए मैं आपको पढ़ाता हूं, लेकिन पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल्सो मिस्टर वैभव होल्ड 100 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कितने रुपए के, 1 लाख के, in aggregate of जीपंती लिमिटेड on which dividend payable is at the rate of 8%। लेकिन 2021-22 में जीपंती लिमिटेड ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। तो प्रॉफिट नहीं कमाया तो कहां से देंगे डिविडेंड, और कौन सा डिविडेंड है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का है। सर क्यूमुलेटिव क्या होता है, जैसे मान लो क्यूमुलेटिव का मतलब है कि इस साल आपने उस प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड नहीं दिया जो क्यूमुलेटिव है, उस साल का डिविडेंड कैरी फॉरवर्ड होगा अगले साल, आपने अगले साल भी पे नहीं किया तो 2 साल का कैरी फॉरवर्ड होगा तीसरे साल। तो जिस भी साल कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उस साल उनको पूरा पिछले का अपना क्लियर करके आना है। अब इस साल तो उसने कमाया नहीं तो इसको एक्यूमुलेट कर लो, अगले साल के लिए फॉरवर्ड कर लो। तो 21-22 का डिविडेंड इसको कब मिलेगा, 22-23 में। 21-22 का इसको डिविडेंड कब मिलेगा, 22-23, यानी कि 22-23 में वाला 22-23 वाला भी मिलेगा और 21-22 का भी मिलेगा। और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का जब तक डिविडेंड आप पे नहीं कर लेते तब तक आप इक्विटी को डिविडेंड दे नहीं सकते, क्योंकि ये क्यूमुलेट है। जब तक इनका डिविडेंड क्लियर नहीं होगा तब तक आप इक्विटी को नहीं दे सकते, ये लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है सर। अब आपको बताना है क्या पनिशमेंट मिल सकती है कंपनी को। हाँ, इसको तो मिलेगी सुभाष को 18% का सिंपल इंटरेस्ट। क्या जीपंती लिमिटेड को रिक्वायर्ड डिविडेंड पे करना ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑन फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो इसका जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 21-22 में अगर पैसे नहीं है आप इसको एक्यूमुलेट कर लो और 22-23 में चले जाओ। तो आओ मैं 13 का एक बार आपको आंसर दिखा देता हूं। तो देखो 13 के अंदर एक तो ये लिखा हुआ है 30 दिन के अंदर भाई आपको देना है डिक्लेरेशन से, नहीं तो 18% का आपको सिंपल इंटरेस्ट। और अगर आप निधि कंपनी हो और आपका डिविडेंड 100 रुपए या उससे कम है तो ये सफिशियंट रहेगा। आपने डिक्लेरेशन डिविडेंड का अनाउंस कर दिया लोकल लैंग्वेज के एक न्यूज़पेपर में जिसका सर्कुलेशन हो, और आपने डिस्प्ले कर दिया नोटिस बोर्ड में कंपनी के फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, जिसको आना है आके खुद ले जाएगा, बराबर है क्या। तो भैया 100 रुपए का था ऊपर, तो ये आप कंप्लायंस कर दोगे तो बच जाएगा। अब सुभाष लिमिटेड को देखो भैया 25 अगस्त को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, पे हो जाना चाहिए था, वो देखो पे हुआ 23 अक्टूबर को, यानी कि लेट हुआ। अब लेट हुआ तो कितना हुआ भाई, इस दिन तक उसको पेमेंट हो जानी चाहिए थी। लेट हुआ तो कितना लेट हुआ, ये देखो 29 डेज हमने कैलकुलेट किया था, तो 11 रुपए का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है सर, समझा। और ये जो बंदोल निधि लिमिटेड है इसका तो ये एक्सेप्शन के अंदर आ गया। रही बात क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की, तो देखो यहाँ पे वही लिखा है कि भैया 21-22 में उनके पास क्या है, कुछ पैसे कमाए नहीं है, इसलिए ये अक्यूमुलेट हो जाएगा अगले साल के लिए, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फॉलोइंग ईयर में, और फॉलोइंग ईयर में जो प्रॉफिट कमाएंगे उससे आपको पैसे मिलेंगे। बहुत बढ़िया सर, क्लियर हो गया ये भी। अब मैं जाता हूं 13 के बाद 14 में। तो देखो 14 क्या बोल रहा है, येलो प्राइवेट लिमिटेड है,
इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग प्रीमियम क्वालिटी रेट्रल टॉयज, वो नहीं आवाज करते रहते प्लास्टिक के, कुछ कार्टून जैसे होते, बच्चों के बना रहे हैं। दे हैव ह्यूज मार्केट फॉर देयर टॉय ऑल ओवर इंडिया। कंपनी ने स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया 22-23 के लिए। एंगेजमेंट लेटर ऑफ द ऑडिटर वाज साइंड विद द क्लॉज दैट फी टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड। क्या फी रहेगी, वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। अब डायरेक्टर आपसे एडवाइस मांग रहे कि क्या करना है बताओ, तो सीधी सी बात है भैया, ये सेक्शन नंबर 142 में कवर होता है। 142 के अंदर क्या लिखा है मैं आपको सरल शब्द में बता के चार्ट दिखा देता हूं। 142 ये बोलता है कि अगर पहला ऑडिटर है और पहले ऑडिटर को बोर्ड ने अपॉइंट किया है तो बोर्ड उसका रेम्युनरेशन फिक्स कर सकता है। लेकिन वो पहला ऑडिटर नहीं है, भले फिर उसको बोर्ड ने अपॉइंट किया हो, तो फिर वो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर ही उसका रेम्युनरेशन फिक्स करेंगे। आओ दिखाता हूं सेक्शन नंबर 142। हाँ जी, ये हमारे पास सेक्शन 142, ये देखो आपको दिख रहा होगा। पहला ऑडिटर है, फर्स्ट ऑडिटर है, बोर्ड ने अपॉइंट किया, बोर्ड उसका रेम्युनरेशन फिक्स करेगा। सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, यानी कि पहला नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, या कैजुअल वैकेंसी वाला ऑडिटर है, बराबर है क्या, तो उस केस में रेम्युनरेशन फिक्स होगा जनरल मीटिंग में उस मैनर में जैसा जनरल मीटिंग में डिटरमाइन होगा। तो कहीं पे भी अपने को ये नहीं बताया कि भाई ये कौन सा ऑडिटर है, बराबर है, पहला है, दूसरा है कि क्या है, बस भाई ये बताया कि कंपनी ने अपॉइंट किया। तो कंपनी ने अपॉइंट किया तो अपन अज्यूम कर रहे हैं कि भाई जब कंपनी अपॉइंट कर रही तो कंपनी ही डिसाइड करेगी। पहला वाला होता तो बोर्ड डिसाइड करता। रेम्युनरेशन में देखो फीस आएगा, एक्सपेंसेस आएगा, ऑडिट के संबंध में, कि पेजेस का खर्चा हुआ, स्टेशनरी का खर्चा हुआ, और जो भी फैसिलिटी आपने ऑडिटर को दी है ऑडिट करने के लिए वो सारी चीज आएगी। लेकिन उसमें वो सर्विस नहीं आएगी जो ऑडिटर ने आपके रिक्वेस्ट पे अलग से दी है। ठीक है सर, समझो। तो बस अपने को बोल रहा है कि भाई एडवाइस कर रहा है रिलेटेड टू रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर, तो बोले ठीक है भाई, ऑडिटर का रेम्युनरेशन कंपनी डिसाइड करेगी एनुअल जनरल मीटिंग में इन द मैनर एज डिसाइडेड इन एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है सर, समझा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, सेक्शन नंबर 61 के ऊपर बेस्ड है कि श्री लिमिटेड है, उसके 10 लाख इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू 100 का है। कुछ शेयर होल्डर बोल रहे इतना महंगा शेयर है, हमको ट्रेड करने में प्रॉब्लम होता है, कोई इतनी आसानी से खरीदता नहीं है। तो आप एक काम करो, 10 लाख इक्विटी शेयर का आप 1 करोड़ इक्विटी शेयर कर दो और 10 रुपए का एक कर लो, जो कि पॉसिबल है। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, सब डिवाइड कर दो शेयर्स के, जो ज्यादा अमाउंट का था उसको कम कर दो और डिवाइड कर दो, सब डिवाइड कर दो, ताकि ज्यादा लोग इसकी लिक्विडिटी का फायदा उठा पाए। सेक्शन 61D के अंदर है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके आप सब डिवाइड कर सकते हो, बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा जब आप सब डिवाइड कर रहे हो तो सब डिवीजन के पहले जितना प्रोपोर्शनेट अमाउंट अनपेड था उतना ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट अनपेड सब डिवीजन के बाद भी होना चाहिए, उसमें वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। इसको मैंने बहुत अच्छे से अपने इंटायर कंपनी लॉ का जो पार्ट 1 है उस पर समझा के लिया, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई प्रोपोर्शन कम नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है, वहां से आप उसको देख सकते हो। ठीक है सर, क्या करना होगा, ओआर पास करना होगा, आर्टिकल में परमिशन होनी चाहिए, आर्टिकल में अगर परमिशन है ये करने का ओआर पास करो। ओआर पास करने के बाद जैसे ओआर पास हुआ आपको इसकी जानकारी देनी होती है, किसको, आरओसी को। सेक्शन 64 के अंदर बोला हुआ है, एसएच 7 के अंदर, एसएच 7 के अंदर आपको आरओसी किसकी जानकारी देनी होती है। तो आर्टिकल में परमिशन है, आपने ओआर पास किया, ओआर पास करके आपने सब डिवाइड किया, प्रोपोर्शनेट अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए, एसएच 7 में आपने आरओसी को इसकी जानकारी दे दी। अभी मैं इसको पढ़वा भी देता हूं 15 वाला। तो देखो 15 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि भैया देखो आप कर सकते हो, अगर आप ऑथराइज्ड हो किसके द्वारा, आर्टिकल के द्वारा। जनरल मीटिंग में आप सब डिवाइड कर सकते हो इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट, बट इतना ध्यान रखना है कि प्रोपोर्शन में कोई चेंज आना नहीं चाहिए। और फिर सेक्शन नंबर 64 के हिसाब से 30 डेज के अंदर आपको एसएच 7 में आरओसी को इसकी जानकारी देनी होती है अलॉन्ग विद द अल्टर्ड मेमोरेंडम कि हमने सब डिवाइड किया है। तो बस फिर उनको आप एडवाइस कर दो कि भाई जो रिक्वेस्ट है शेयर होल्डर की कंसीडरेबल है और अचीवेबल भी है, अपन कर सकते हैं सब। ठीक है सर, समझो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, 15 भी हो गया, 16 आते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डिपॉजिट के ऊपर क्वेश्चन और अच्छा है, समझना। ए लिमिटेड कंपनी है, उन्हें रेज किया सिक्योर डिपॉजिट 80 करोड़ रुपए का, बराबर है क्या। एक तो पब्लिक कंपनी है, 80 करोड़ का डिपॉजिट लिया है 30 जून को फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से ही लिया है 12% के इंटरेस्ट में, जो 3 साल बाद रीपेबल होगा, क्योंकि 3 साल से ज्यादा आप ले भी नहीं सकते, 36 मंथ्स के ऊपर आप डिपॉजिट भी रख नहीं सकते। द चार्जेस हैव बीन क्रिएटेड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम इन फेवर ऑफ ट्रस्टी, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रस्टी के फेवर में होना चाहिए। ठीक है,
अब बोल रहा है कि इसमें हमने जो सिक्योरिटी क्रिएट किया 55 करोड़ का लैंड है, 15 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री शेड है 10 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ का ट्रेडमार्क और गुडविल 15 करोड़ की। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सेक्शन नंबर 76 सबसेक्शन 1 में। नहीं पढ़े हो तो रिवीजन लेक्चर में ये भी बहुत अच्छे से समझा है। 76 सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर आपको पता होगा कि अगर आप एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो और पब्लिक से आप डिपॉजिट ले रहे हो तो मैंडेटरी आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा उतने अमाउंट का जितने अमाउंट का आपने पब्लिक से डिपॉजिट लिया है, वो ट्रस्टी के फेवर में रहेगा। और एक उसमें इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल असेट में ही आप सिक्योरिटी क्रिएट करोगे, इनटेंजिबल पे नहीं करोगे। तो ये तो टेंजिबल है, लेकिन गुडविल और ट्रेडमार्क कहां से टेंजिबल हो गया? तो समझना 55 करोड़ 15 करोड़ कितना हो गया? ये 60 70 और ये 80 करोड़। लेकिन तुम ये मत भूलो इस 80 करोड़ में 12% पर एनम का इंटरेस्ट होगी 3 साल का। और नीचे वाली जो चीज है 10 करोड़ और 15 करोड़ हम तो इसको गिनेंगे ही नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ टेंजिबल एसेट में चाहिए। तो भैया यहां पे 80 करोड़ रुपए का तो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट हुआ, इंटरेस्ट का सिक्योरिटी कौन क्रिएट करेगा? क्या आपने नॉन कंप्लायंस किया? द आंसर इज यस। डिसाइड ऑन द वैलिडिटी ऑफ द चार्जेस क्रिएटेड विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी सेट। वैलिड नहीं है, क्योंकि आपको 80 करोड़ तक का थोड़ी चार्ज क्रिएट करना था, प्लस उसमें आपने जो इंटरेस्ट है 12% उसका कितना अमाउंट आ रहा है उतना चार्ज क्रिएट करना है। अब आप बोलोगे किया तो है इसके साथ, नहीं किया ना, हम तो इनको गिनेंगे ही नहीं। इनटेंजिबल में नहीं करना है, टेंजिबल पे करना है। तो आपका जो चार्ज आपने क्रिएट किया वो वैलिड नहीं है एज पर सेक्शन नंबर 76 सबसेक्शन नंबर 1, क्योंकि उतने अमाउंट का चार्ज होना चाहिए जितना अमाउंट आपका प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। वो 12% इंटरेस्ट का तो कोई है ही नहीं चार्ज। और तुम बोलोगे अगर ये ट्रेडमार्क और गुडविल में तो उसको हम गिनेंगे ही नहीं, क्योंकि हम सिर्फ टेंजिबल एसेट वाला ही गिनते हैं एज पर सेक्शन नंबर 76 सबसेक्शन नंबर 1। समझा सर? मैं इसको भी आपको पढ़ा दूंगा, बट एक बार मैं सारे क्वेश्चन आपको वापस करा दूं। अब देखो ये सेक्शन नंबर जहां तक मुझे याद है 134 पे कवर होता है। ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो गारंटी के ऊपर है, कि देखो संजीव नाम का एक बंदा है, हाई क्वालिटी टिम्बर में डील कर रहा था। अमित को टिम्बर खरीदना था उससे, तो रेनोवेशन के, तो अमित खरीद रहा है, प्रमोद उसकी गारंटी दे रहा है। प्रमोद उसकी गारंटी दे रहा है, ठीक है भाई। किसको दे रहा है? संजीव को। काहे के लिए दे रहा है? टिम्बर के लिए, टू बी सप्लाई बाय मिस्टर संजीव। अब मिस्टर संजीव क्या करता है? दे तो देता है अमित को टिम्बर। कुछ समय बाद अमित को ऐसा लगता है, बहुत एम्बैरेसमेंट लगता है कि यार कोई गारंटी दे रहा है तब जाके मैं टिम्बर ले पा रहा हूं। तो अमित क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करता है संजीव के साथ, बराबर है, कुछ क्रेडिटर और संजीव के साथ, और कहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी दे देता हूं कंसिडरेशन में। तो भाई साहब प्रिंसिपल डेटर कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसा ओमिशन कर रहा है जिसकी वजह से गारंटर से जो गारंटी दे रहा है, कौन? प्रमोद, वो क्या हो जा रहा है? डिस्चार्ज हो जा रहा है। तुमने बिना प्रमोद की कंसेंट के, बिना प्रमोद की कंसेंट के उनको प्रॉपर्टी दे दी। तो भाई जब अगर प्रॉपर्टी दे दी है, यानी कि अपने कंसीडरेशन के बदले जो तुमने टिम्बर लिया उसके बदले प्रॉपर्टी दे दी, मतलब उसको जो मिलना था मिल गया, वो एग्री भी कर लिया, और तुमने बिना कंसेंट के किया। किसके बिना कंसेंट के? श्योरिटी के बिना कंसेंट के। तो प्रमोद क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। अब बोल रहा है कि ड्यू डेट जैसी आई तो मिस्टर संजीव सूट फाइल कर दिए प्रमोद के खिलाफ कि भैया पेमेंट दो टिम्बर का। आपको यह बताना है कि क्या संजीव क्लेम कर सकता है प्रमोद से? नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही संजीव ने प्रमोद के बिना कंसेंट के प्रॉपर्टी एक्सेप्ट की, यानी कि उसी वक्त उसने क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर दिया प्रिंसिपल डेटर को। प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हुआ तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। बहुत बढ़िया सर। तो यहां पे जो मिस्टर प्रमोद है, जो श्योरिटी है, उनसे मिस्टर संजीव 1 रुपए नहीं रिकवर कर सकते, क्योंकि जैसे ही उन्होंने प्रॉपर्टी रिसीव की, प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज किया, यानी कि अमित को डिस्चार्ज किया, उसी मोमेंट में प्रमोद भी डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि वो उसकी कंसेंट के बिना था। तो पीडी डिस्चार्ज तो श्योरिटी डिस्चार्ज। अब जो मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन बोला था, ये वही वाला क्वेश्चन है जो सेक्शन 57 के ऊपर बेस्ड है। बोलता है देखो विभव है, उनने एक इंडोर्समेंट किया बिल ऑफ एक्सचेंज का 35,000 रुपए का, किसको? मिस्टर ऋषभ को। लेकिन उसको डिलीवर करने के पहले मिस्टर ऋषभ की डेथ हो जाती है, बराबर है, मतलब विभव की डेथ हो जाती है। ऋषभ को डिलीवर करने के पहले विभव की डेथ हो जाती है, वो पास अवे हो जाता है। सोमेश है सन ऑफ मिस्टर विभव, यानी कि जिसकी मृत्यु हुई है, जिसने इंडोर्समेंट किया, उसका लड़का है सोमेश, जो कि ओनली लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकेला बचा हुआ है, ठीक है। वो अप्रोच करता है मिस्टर ऋषभ को और इन्फॉर्म करता है भाई पापा की डेथ हो गई है, ठीक है। नाउ मिस्टर सोमेश इज विलिंग टू कंप्लीट द इंस्ट्रूमेंट विच वाज एग्जीक्यूटेड बाय हिज डिसीज्ड फादर। बताओ क्या ये हो सकता है क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से? भाई नहीं हो सकता,
57 बोलता है जो इंडोर्स किया है ना वही डिलीवर करेगा तो ही इंडोर्समेंट होगा वैलिड। या तो मान लो जिसने इंडोर्स किया है उसका अगर कोई ऑथराइज्ड एजेंट है, अपॉइंटेड एजेंट है, लीगली अपॉइंटेड एजेंट है, तो वो एजेंट डिलीवर करके इंडोर्समेंट कंप्लीट कर सकता है। इंडोर्समेंट क्या है? प्रिंसिपल ने डिलीवर कर देगा एजेंट, तो ये भी वैलिड इंडोर्समेंट कहलाएगा। लेकिन अगर इंडोर्समेंट किया है व्यक्ति ने और उसका कोई भी एजेंट नहीं है, तो इंडोर्समेंट किया उस व्यक्ति ने जो डिसीज हो गया, अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोले सिर्फ डिलीवरी तो करना है, साइन तो पिताजी ने किया था, मैं डिलीवर कर देता हूं, ये कंप्लीट हो जाएगा इंडोर्समेंट। तो नहीं, सेक्शन 57 बोलता है ऐसा नहीं होगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ डिलीवरी करके इंडोर्समेंट कंप्लीट नहीं कर सकता। या तो वो एजेंट होता तब बात अलग होती कि वो सिर्फ डिलीवरी करे चलेगा, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज्ड व्यक्ति के द्वारा इंडोर्स किए हुए इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ डिलीवर करके इंडोर्समेंट को वैलिड नहीं कर सकता। तो ये समझ लो नल एंड वॉइड हो गया वो इंस्ट्रूमेंट, अब उसका इंडोर्समेंट वैलिड है ही नहीं, तो नहीं कर सकता वो, ठीक है। अब जनरल क्लॉजेज एक्ट है 1897 का, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, देखना समझना। नीलू चंद्रा एक डायरेक्टर है लड्डू स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड की। जब वो डील कर रही थी सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल से, उसने एग्री किया कि उसको कुछ सीक्रेट कमीशन मिल जाए फ्रॉम सप्लायर फॉर मेकिंग द डील, यानी कि सप्लायर बोला डील दिला दो, आपको कमीशन दे दूंगा, ले ली उसने। बाद में पता चला तो कंपनी ने नीलू चंद्रा के ऊपर क्या कर दिया? केस कर दिया। तो उसने बोला 166, एक सेक्शन नंबर 166 है ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। उस ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर में लिखा है कि डायरेक्टर खुद के लिए ना तो अचीव करेगा ना तो अटेम्प्ट टू अचीव करेगा कोई अनड्यू गेन। कंपनी का फायदा होना चाहिए, तो तुमने तो कर लिया, या तो खुद को भी नहीं करोगे, ना अपने रिलेटिव को कराओगे, ना पार्टनर को कराओगे, ना तो एसोसिएट को कहलाओगे, बराबर है क्या? कोई भी एडवांटेज कंपनी के ट्रांजैक्शन से खुद के लिए नहीं होना चाहिए, ये 166 में लिखा हुआ है। तो 166 के हिसाब से कंपनी ने उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया। तो केस में लिखा हुआ है, देखो लिखा, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट अचीव एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और यहां पे देखो लिखा हुआ है हिमसेल्फ, हिज, हर जगह हिमसेल्फ, हिज, ये सारी चीज लिखी हुई है। और अगर वो ऐसा करता है तो ही शैल बी लायबल टू पे एन अमाउंट इक्वल टू दैट गेन टू द कंपनी। तो वो क्या बोलती है कि 166 में हर जगह ही लिखा हुआ है, यानी कि वो किसको लगता है? मेल डायरेक्टर को बस लगता है। मैं तो फीमेल हूं भैया, तो मैं 166 मेरे ऊपर लगेगा ही नहीं और मैं लायबल ही नहीं रहूंगी, क्योंकि हर जगह ही लिखा है। वो सेक्शन 13 पढ़ना भूल गई जनरल क्लॉजेज एक्ट का। सेक्शन 13 जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर लिखा है, अनलेस देर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, अनलेस देर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, एनीथिंग रिपग्नेंट का मतलब जब तक अगर कुछ उल्टा नहीं लिखा है, तो जितने भी मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर के अंदर फीमेल भी आएगा, ऐसा उस पर लिख दिया, यानी कि ही इंक्लूड शी। ये सेक्शन नंबर 13 बोलता है जनरल क्लॉजेज एक्ट का कि जहां जहां पे भी मैस्कुलिन जेंडर यूज है, सो अनलेस देर इज एनीथिंग रिपग्नेंट, जब तक उसमें कुछ रिपग्नेंट नहीं है, उल्टा नहीं है, तब तक ही के अंदर शी भी आएगा। अब सर व्हाट डू यू मीन बाय उल्टा? मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया था। इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर ना एक लॉ आता है जो बात करता है मैटरनिटी लीव का, कि भाई जितने भी इंप्लॉई है उनको मैटरनिटी लीव मिलेगी। अब जितने भी इंप्लॉई हैं उनको मैटरनिटी लीव मिलेगी, तो इंप्लॉई के अंदर मेल भी आता है, फीमेल भी आता है, लेकिन ये बात तो क्लियर है ना कि प्रेग्नेंट तो सिर्फ फीमेल इंप्लॉई होगा ना, कि मेल को भी प्रेग्नेंट कर दोगे? तो लिखा है जो भी इंप्लॉई है उनको मैटरनिटी लीव मिलेगी, तो सीधी क्लियर बात है कि मैटरनिटी लीव फीमेल को मिलेगी। इसको बोलते हैं अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट। ये रिपग्नेंट है, कैसा रिपग्नेंट? अरे भैया मैटरनिटी लीव किसको मिलेगी? भैया फीमेल को मिलेगी, मेल को थोड़ी मिलेगी। अब कोई आके मेल बोल दिया भैया हर इंप्लॉय को बोला मैटरनिटी लीव मिलेगी तो हमको भी दो, तो बोलेगा आओ पहले प्रेग्नेंट हो जाओ फिर करवाते। सीधी सी बात है ना भाई, ये क्या रेपग्नेंट है? तो रेपग्नेंट है तो क्लियर है कि भैया सिर्फ फीमेल इंप्लॉय के लिए बना हुआ है, क्योंकि भाई मैटरनिटी लीव सिर्फ फीमेल तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। तो जहां जहां ऐसा है तो यहां पे बस शी आएगा, यहां पे बस फीमेल इंप्लॉय कवर होंगे। लेकिन जहां जहां पे भी कुछ रेपग्नेंट नहीं है, कुछ उल्टा नहीं है, वहां पे ही इंक्लूड शी होगा। तो जैसे यहाँ पे ही इज हिमसेल्फ लिखा है, वहां पे फीमेल डायरेक्टर भी आएगी और तेरे ऊपर भी 166 लगेगा, और तेरे को भी इक्वल अमाउंट जितना तूने फायदा किया वो देना पड़ेगा कंपनी को, बराबर है सर? समझा? अब मैं आता हूं सेक्शन नंबर 20 में, बोल रहा है विदाउट प्रिजुडाइज का मतलब समझाइए। विदाउट प्रिजुडाइज का मतलब बताइए कि क्या होता है? विदाउट प्रिजुडाइज एज हार्मोनियस एड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। विदाउट प्रिजुडाइज का मतलब क्या? जैसे समझना, मान लो किसी व्यक्ति ने फ्रॉड किया, तो उसमें फ्रॉड किया तो बोला कि भाई तूने फ्रॉड किया, तेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड, बराबर। जितने भी तूने नुकसान करवाए सबको तेरे को क्या करना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन।
अब ये तो बात ये हो गई कि भैया तूने फ्रॉड किया, तेरा फ्रॉड साबित हो गया, तो जितने भी लोगों का तूने नुकसान कराया, तेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड और सबको तू कॉम्पनसेशन करेगा। मान लो ये बात लिखी है सबसेक्शन नंबर 9 किसी एक्स सेक्शन में, किसी एक्स सेक्शन के सबसेक्शन नंबर 9 में बात लिखी कि कोई व्यक्ति फ्रॉड करेगा, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी और सबको जितनों का नुकसान हुआ ये कंपनसेट करेगा। अब मान लो उस एक्स सेक्शन के सबसेक्शन नंबर 10 में लिखा है विदाउट प्रीजुडाइस, विदाउट प्रीजुडाइस टू सबसेक्शन नंबर 9, इस व्यक्ति को 2 साल की जेल होगी और साथ साथ में 50 लाख का फाइन लगेगा। इस विदाउट प्रीजुडाइस का मतलब यह है कि भैया 9 में जो बात लिखी है उसको हार्म ना पहुंचाते हुए, विदाउट हार्मिंग, विदाउट अफेक्टिंग, यानी कि 9 के अंदर तेरे को सबको कॉम्पनसेशन करना है, वो तो तू करेगा ही करेगा। उसके अलावा विदाउट प्रीजुडाइस टू सबसेक्शन 9, यानी कि जो कॉम्पनसेशन करेगा अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, उसको प्रभाव ना पहुंचाते हुए, उसको हार्म ना पहुंचाते हुए, साले तू 2 साल के लिए जेल भी जाएगा और 50 लाख भी देगा। यानी कि ये एडिशन है। क्या है ये? एडिशन। यानी कि तू कॉम्पनसेशन करेगा वो, उसके अलावा 2 साल का जेल और 50 लाख का फाइन जो लगेगा अलग, ये एडिशनल है। विदाउट प्रिजुडाइस, उनको प्रभाव ना पहुंचाते हुए, तो विदाउट प्रिजुडाइस का मतलब वो होता है। एंड हियर वी कंप्लीट ऑल द आरटीपी के क्वेश्चंस को। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूं जो जो अपन ने नहीं मार्क किया हुआ था। तो देखो यहां पे एक ये था कि भैया 80 करोड़ के साथ तो 12% का इंटरेस्ट आएगा 3 साल का, तो 108.8 करोड़ का होना चाहिए, जो आपने नहीं किया। इंटेंजिबल एसेट को अपन गिनेंगे नहीं। 134 हो गया, ये 57 हो गया, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये सेक्शन नंबर 13 जनरल क्लॉजेज एक्ट का। और ये विदाउट प्रिजुडाइस का मतलब। यहां पे आके आपका पूरा आरटीपी नवंबर 23 का बहुत युद्ध स्तर में डिस्कस होता है। कुछ डाउट आएगा तो मोस्ट वेलकम। और मैं जानना चाहूंगा आपको आरटीपी कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा। आपको और कमिंग में क्या क्या चाहिए आप मुझे बताइएगा कि सर आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कि सर आपको सेक्शन का कुछ रिवीजन चाहिए या पर्टिकुलर चैप्टर का कोई रिवीजन चाहिए। ऑल्दो मैंने इंटायर कंपनी लॉ का रिवीजन पार्ट 1 डाल के रखा, पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है, तो बहुत कुछ आने वाला है इसमें। मेरे तरफ से, मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, आपको एग्जाम के हॉल तक छोड़ के आऊंगा। आपको क्या चाहिए उसके अलावा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आरटीपी कैसा लगा ये बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत पावरफुल कंटेंट आने वाला है। Thank you so much. This is CS Arjun Chhabra signing off until we meet again. Bye bye.